अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम में मौजूद जमातें एक कोलिजन कोर्स पे हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल उनको नाम लेकर ललकार रहे हैं। कुछ फ़ैसले यकीनन ऐसे हैं जिससे लगा ये कि सियासी लिहाज से वो फ़ैसले नहीं करने चाहिए थे, चीफ़ जस्टिस को गुरेज करना चाहिए था। ख़ास तौर पर 63A का जो उन्होंने फ़ैसला किया उससे तो ऐसी स्मेल आ रही थी कि वो आइन से मावरा एक चीज़ है। एक जज साहब ने तो लिख दिया कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो उन्होंने 7 रुकनी बेंच बनाया तो उसी 7 रुकनी बेंच के अंदर से आवाज़ उठी, किसी ने कहा कि वो पॉलिटिशियन इन रोब्स, किसी ने उसको इम्पीरियल कोर्ट से तशबीह दी। तो जज साहब को इस चीज़ से गुरेज करके तो पीछे हट जाना चाहिए था। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी आला तरीन अदालत को किसी सियासी तनाज़े की नज़र कर दे, लेकिन आज वो सियासी तनाज़े की नज़र हो गई क्योंकि पीडीएम ने एंड सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा किया और जलसे से मरियम नवाज़ ने ललकार के बार बार इस चीज़ को दोहराया कि उमर अता बंदयाल इस्तीफ़ा दो, घर जाओ। ये अल्फाज बड़े सख्त हैं, ये किसी के लिए कहना, शायद चीफ़ जस्टिस इन अल्फाज से डरे नहीं क्योंकि सितंबर में उन्होंने वैसे ही रिटायर हो जाना, लेकिन तनाव एक ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा कि वो बहुत सारे अदारों और बहुत सारी सियासी शख्सियात के लिए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद लोगों के लिए भी नुकसान का बायस बन सकता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें किसी की जीत नहीं हो सकती, हार होनी है, किस किस की होनी है वो इनको तय करना बाकी है। इसमें से कोई जीत के विनर नहीं सामने आएगा कि इमरान जीत गया इस लड़ाई से, क्योंकि पाकिस्तान लूज़ कर रहे हैं एवरी डे, एवरी सिंगल डे। पाकिस्तान के लोग लूज़ कर रहे हैं, सियासी लिहाज से जिन लोगों को पकड़ पकड़ के हवालात में डाला गया है वो लूज़ कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस तरीके से जेल में डालना चाहिए था, शीरी मज़ारी को इस तरीके से जेल में डालना चाहिए था। कुछ उनको लिहाज करते हुए छोड़ देना चाहिए। या आज वो इमरान खान की अहलिया को, बुशरा बीबी को इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेशी के लिए तलब किया गया ज़मानत करवाने के लिए कबल अज़ वक्त। जिस तरीके से मरियम की अदालत के अंदर पेशियाँ लगती थीं, क्या उसका बदला लेने के लिए बुशरा बीबी की भी ऐसी पेशी लगवानी ज़रूरी थी? या फ़रियाल तालपुर की जिस तरह से वो पकड़ के हवालात में बंद कर दिया गया था, वैसे ही कुछ इमरान की अहलिया या उनकी बहनों के साथ करना ज़रूरी है? मेरे ख़्याल में ये सियासी तनाव ऐसा है जिसमें जब तक ये हमारे लीडर्स अक्लमंदी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे हम कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ईगोज़ इतनी ऊपर चली गई हैं कि कोई कहता है कि इमरान खान के ये अल्फाज हैं कि ये आर्मी चीफ़ हर मामले के पीछे है। नाम लेकर उन्होंने सीधा कहा है कि एक शख्स हर वाक़े के पीछे है और वो है आर्मी चीफ़, और उसको डर है, पेट्रीफाइड, ही इज़ पेट्रीफाइड। इसको डर है कि मैं आऊँगा तो इसको डी नोटिफाई कर दूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप बहुत पॉपुलर होंगे लेकिन क्या एक अदारे को तबाह कर देना, क्या वो मसले का हल हो सकता है? जिस तरीके से फ़ौज ने एक गलत काम किया कि 2011 से एक थर्ड पोलिटिकल फोर्स कायम करने के चक्कर में उन्होंने पीटीआई पे इतना इन्वेस्ट किया कि बाकी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जितने सियासतदान हैं इनको चोर और डाकू साबित करने के लिए एक बयानिया बनाया गया। इनमें से बहुत सारे लोग करप्शन में मुलव्वस होंगे और हैं, और इसी तरीके से पीटीआई में बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस होंगे और हैं, तो उनमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा। लेकिन एक शख्स को तो सादिक और अमीन साबित किया गया साकिब निसार की मदद से, और बाकी लोगों को आपने चोर डाकू साबित कर दिया, उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। इसी तरीके से इमरान जो बयानियाँ लेकर इस वक्त मैदान में है वो इदारों को तोड़ देगा, अंदर से हमें पाकिस्तान को खोखला कर रहा है और मज़ीद कर देगा। इकॉनमी हमारी इस काबिल नहीं है कि महीना 2 महीने और इस बेयकीनी को बर्दाश्त करे। आपको अगर अंदाज़ा करना हो कि स्केल क्या है इस वक्त हमारी पोलराइजेशन का, आज मैं NDTV की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, TV के चैनल का उनका क्लिप था 8-9 मिनट का, और पूरे क्लिप में वो ये इस्टेब्लिश कर रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो कमान है इस वक्त आर्मी चीफ़ के पूरे कंट्रोल में नहीं है। ये बयानिए कि अगर आपको इंटेंसिटी का आइडिया हो तो हमारे लीडर्स को आंखें खोल के उनको जगाने की ज़रूरत है। ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनके मतलब एक आम तासुर मौजूद है कि वो CIA के लिए काम करते हैं, अमेरिकन CIA के लिए, अफ़गान नेशनल, लेकिन बाद में अमेरिका के लिए सारी उम्र उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। वो रोज़ाना एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? अगर मुझे समझ आ रहा है, एक जर्नलिस्ट हूँ, मामूली सा एक पाकिस्तानी शहरी हूँ जिसको अपने मुल्क के साथ बेपनाह मोहब्बत है और उसको एहसास हो रहा है कि ये जिस तरफ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ ये दुरुस्त नहीं हो रहा। क्या उन लीडर्स को नहीं हो रहा जो बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, इमरान खान हो, वो नवाज़ शरीफ हो या मरियम नवाज़ हो, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, ये सारे इस वक्त फ़रीक हैं इस तनाज़े के। मसले का हल इनमें से कोई नहीं है, ये इस तनाज़े के शरीक हैं सारे। तो खुदा के लिए कोई आपस में बैठ जाइए, कोई बातचीत का रास्ता निकालिए। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, तो मैं तो इस्तदा करूँगा इस वक्त आर्मी चीफ से, क्योंकि उससे ज़्यादा इस मुल्क में ताकतवर शख्स कोई नहीं है और उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी कोई नहीं है कि इन लोगों को, इन सियासी लोगों को एक मेज़ पे बिठा के एक मसले के हल की जानब लेकर चलिए। जो PTI और PDM में इब्तदाई बातचीत हुई थी इलेक्शंस के हवाले से, उसमें एक मुस्बत पेशरफ थी
कि PTI वाले किसी हद तक इस बात पे आमादा हो गए थे कि बजट के बाद फौरी बाद असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए। उनका मुतालबा था कि 30 को आप बजट पास करें तो यकम को असम्बलियाँ तोड़ दें। तो PDM वाले कह रहे थे कि नहीं, फौरी बात नहीं, बजट की इन्फोर्समेंट के बाद जुलाई के आखिर तक कर देंगे। ये यहाँ तक इनकी बातचीत आ गई थी। तो इसका मतलब था कि सितंबर में किसी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। वो चीज़ अब भी मुमकिन है। एक साजिशी थ्योरी इस वक्त इस्लामाबाद में ये गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को पकड़ लिया जाएगा किसी आर्मी एक्ट या किसी और केस में। PDM वालों में जान कोई नहीं है, सकत कोई नहीं है, ये डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दे, तो एक टेक्नोक्रेट्स का केयर टेकर सेटअप आएगा जो 2 साल पाकिस्तान को चलाएगा। क्या पाकिस्तान को इन हालात में जो हम टूट फूट चुके हैं इंटरनली, जितनी डिवीजन हमें आ चुकी है, कोई केयर टेकर आके किसी को बाहर से बुला के किसी मोइन कुरैशी को आप कह सकते हैं कि हमें 2 साल के लिए चला दो? नहीं कह सकते। तो आप सियासी लोग हैं, सियासी लोग कुछ अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने का रास्ता ढूंढें। किसी आर्मी इंस्टॉलेशन को अटैक करके आप उससे नहीं निकाल सकते, आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं। PDM वाले चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नारे मार के या उसको नोटिफिकेशन विड्रॉ करके या उसके ख़िलाफ़ 209 के तहत रेफरेंस फाइल करके सिर्फ एक तनाज़े का दरवाज़ा खोल लेंगे, कुछ नहीं पाएंगे इसमें से। 209 के तहत भी वो चीफ जस्टिस को 2 महीने से पहले तो प्रोसेस ही नहीं पूरा होना, तो आप नहीं हटा पाएंगे। तो वो हल सोचें जो डूएबल है। आप वो बातें कर रहे हैं जो डूएबल नहीं है पाकिस्तानी सियासत में। मरियम नवाज़ ने आज क्या कहा, सुनिए पहले। उमर अता शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। उमर अता बंदियाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदियाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में फ़िरोज़ जमाल शाह हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा। फ़िरोज़ साहब वेरी वार्म वेलकम। सेनेटर पलक शाह खान हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पलक शाह आपको भी खुशामदीद। और सेनेटर आसिफ करमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, आपको भी करमानी साहब वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम में। आज चीफ जस्टिस साहब के सामने जब केस आया तो उन्होंने कहा पंजाब में ये इलेक्शन 14 मई का केस था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू की अपील है। पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक जब ये केस आया तो उन्होंने कहा कि मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है, बाहर देखें इंस्टॉलेशंस को आग लगाई जा रही है। अल्लाह ताला मुश्किल वक्त में सब्र की तलकीन करता है। वफाकी हुकूमत बेबस नज़र आती है, 4-5 दिन से जो हो रहा है इसे भी देखें। ऐसी हालात में उन्होंने कहा इलेक्शन होंगे तो उसका नतीजा माने कौन। चीफ जस्टिस साहब अगर ये बात आप अंडरस्टैंड पहले कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट को इस तनाज़े के अंदर आपको घुसाना ही नहीं चाहिए था। अब ट्रैप है सुप्रीम कोर्ट इस मसले के अंदर, उससे निकलने का रास्ता ढूंढिए। आपके इंतज़ामी हुक्म के नीचे ये इलेक्शन नहीं हो सकते, ये सियासी कुव्वतें आपस में इत्तफाक़ राय करें तो रास्ता निकलेंगी। फ़िरोज़ साहब जो उनकी पहली लाइन है कि असासों को जलाया जा रहा है, मैं आपसे चाहूँगा आगाज़ करें। हमने पंजाब के हवाले से तो देखा, जिनाह हाउस या कोर कमांडर हाउस लाहौर की फुटेज देखी। कोर कमांडर हाउस के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा जी, फिर सवालात आगे बढ़ाते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप जिनाह हाउस बार बार कहते हैं, तो फ़ौज वालों से एक दरख्वास्त करें कि 1943 में कायद-ए-आज़म का ये ख़रीदा हुआ घर, इसको एक कायद-ए-आज़म की यादगार के तौर पर और एक कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के तौर पर उसको आप मुंतकिल कर दें। इसको कोर कमांडर हाउस आप कहीं और भी बना सकते हैं। तो आई होप के फ़ौज वाले इसके ऊपर गौर करेंगे। जिन असासों को KPK के अंदर जलाया गया, हमने वो देखा कि FC का वो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर अटैक हो गया, रेडियो स्टेशन पर अटैक हो गया। कुछ तफसील किन किन असासों को अटैक किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आप देखें कि जो KP में इन्होंने ये जो बर्बरियत की है और जिस तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। यानी आपको मैं शुरू करता हूँ रेडियो पाकिस्तान से कि जो रेडियो पाकिस्तान आपका है, इट वाज बिल्ट इन 1935, 1935 का ये रेडियो स्टेशन है। और मार्कोनी जो है ही हिमसेल्फ वो ख़ुद यहाँ पे आया और उसने ये रेडियो इंस्टॉल किया। उस वक्त यानी सबसे पुराना आपका जो रेडियो पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन
ये एक बड़ी खबर मुझे देनी है, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको दे दूँ। ये मेरे पास अभी एक अपडेट है, मैं प्रोग्राम में इसको मज़ीद आगे चल के इसको डेवलप करेंगे। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसमें से 2-3 नुकात हैं जो अभी मेरे साथ शेयर किए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोरम ने इस अज़म का इजहार किया कि फ़ौजी तनसीबात और ज़ाती सामान के ख़िलाफ़ इन घिनौने जराइम में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के मुतल्लिक़ा क़वानीन बशमूल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के ज़रिए इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। ये आर्मी एक्ट जहाँ जहाँ फ़ौज से मुतल्लिक़ कोई तनसीबात अटैक की गई हैं, सारों में आर्मी एक्ट के मुतल्लिक़ अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं। तो ये सियासतदान फ़ैसला कर सकते हैं कि आर्मी एक्ट के नीचे अगर किसी को सज़ा दिलवानी है या सिविलियन कवानीन जो उनको लागू लाना है। लेकिन अगर आप मियाँ वाली किसको अटैक करेंगे, कोर कमांडर हाउस को अटैक करेंगे, वो चकदरा में FC के किले को अटैक करेंगे, तो आर्मी एक्ट की प्रोविजंस लागू हो जाती हैं। मालूम नहीं इसमें कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस होगा, लेकिन ये वो हालात हैं जो आग के वो मंजर दिखाए ना जी, जो MM आलम का जो जहाज़ आपने जलाया हुआ है, बेस उनसे मंसूब है और आपने आग जला के तबाह कर दिया। कुछ मालूम नहीं क्या पाकिस्तान को किस तरफ जा रहे हैं। फ़ोरम ने सोशल मीडिया के क़वायद व ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वालों को सज़ा देने के लिए मुतल्लिक़ा क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जी सर, आप कंटिन्यू करिएगा, इस खबर को मज़ीद डेवलप करते हैं। जी सर, जी। तो रेडियो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ये 1935 में पूरे पाकिस्तान में ये तो पहला स्टेशन आपका था ही, और मार्कोनी ने ये ख़ुद आके यहाँ पे ये इंस्टॉल किया। 2 स्टेशन उन्होंने इंस्टॉल किए थे, एक पेशावर का और एक कलकत्ता का। ये 2 स्टेशन उन्होंने वो किए थे। इसके अंदर आर्काइव्स आप देखें, यानी कोई पैसे जो हैं वो इसको रिवर्स नहीं कर सकते। और जिस बर्बरियत से आर्काइव्स उसकी तबाह हो गई, सारी आर्काइव्स बिल्कुल जला के रख दिए हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, जो ड्रामे पड़े थे पूरे पाकिस्तान के, 30s 40s 50s से 60 से उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग्स की थी, वैसे आर्काइव्स पड़े थे, तो वो सारा उन्होंने जला के राख कर दिया है। और इस तरीके से आप देखें चकदरा में जो उन्होंने किया है, इसी तरीके से जो पेशावर के अंदर उन्होंने किया है, जिस तरीके से इन्होंने आर्मी के इंस्टॉलेशंस के गेटों के ऊपर गए और उनको बेसिकली ललकारा है। FC के किले के अंदर क्या हुआ? FC के किले के अंदर वो वहाँ पे गए, फायरिंग की है उन्होंने, वहाँ पे उसके ऊपर जो है गेट तोड़ने की कोशिश की है। वहाँ से रेस्ट्रेंट उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रेंट शो किया है और अल्टीमेटली उनको वहाँ से डिस्पर्स किया। कैजुअल्टीज़ कितनी हैं इन वाक़यात के अंदर KP में? 8 कैजुअल्टीज़ हैं और हमारे पास जो है सिविलियंस जो है हमारे पास ऑफिशियल 33 जो है हमारे पास कैजुअल्टीज़ हैं, 8 डेथ्स हैं और 169 जो है हमारे पास सिविलियन जो है वो इंजरीज है। 33 तो, क्या है? इंजरीज है। 33 इंजरीज है। 8 जो है वो डेथ्स है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो रेडियो पाकिस्तान में फिर वहाँ पे अमले के साथ जो इन्होंने वहाँ पे अमल किया है, तो वहाँ पे जो नसीर साहब थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो लोगों को बचाते बचाते उनके सारे हाथ जल गए और अब्दुल्ला साहब जो है वो 3री मंजिल से अपनी जान बचाने के लिए तो उन्होंने छलांग मारी है, जो नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गए और उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। और पर्सनली मैं उनको अपनी गाड़ी में डाल के तो मैं हॉस्पिटल उनको CMH लेके गया। अभी भी कितने लोग थे जिन्होंने रेडियो स्टेशन पे अटैक किया? तकरीबन ये कोई 120 है, तकरीबन 100 लोग। आप लोगों की अपनी सिक्योरिटी किधर थी उस वक्त? हमारी अपनी सिक्योरिटी जो है वो इस तरीके से यानी वहाँ पे पहुँची है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये आर्सन इन्होंने इतना इफ़ेक्टिव तरीके से ये जो जते जाते थे, कहाँ पे 25 लोग, कहाँ पे 30 लोग, कहाँ पे 100 लोग, तो ये वहाँ जाके आर्सन का अटैक करके आर्सन का जो फैक्टर अंदर आया है उसके, तो ये बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से। आर्सन था कैसे? बोतलों में पेट्रोल लाए थे, क्या किया था उन्होंने? तो यही बोतलों का भी थोड़ा बहुत था और वैसे भी जो आग लगाते थे नीचे से, मतलब ये नहीं आग लगाना तो वो आम बंदा तो नहीं लगा सकता। तो एग्जैक्टली अब यही हम जो है CCTV फुटेजेस वगैरह से ये चीज़ें निकाल रहे हैं और ये हम देख रहे हैं, तो ये आर्सन का जो फैक्टर उसके अंदर आया है और जिस तरीके से आग लगा के और अगली जगह पे मिसाले पर तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती थी और ये अगली किसी जगह पे पहुंच जाते थे। तो इस तरीके से ये ऑल ऑफ अ सडन जो है जिस तरीके से इन्होंने पलशाह से भी इस पे पूछते हैं। पलशाह, ये आपने पेशावर में वो पुलिस स्टेशन की तो डिटेल्स आपने सुनी है, चकदरा वो FC का किला उसकी सुनी है, लेकिन पंजाब वाले वाक़यात के अंदर भी एयर बेस है, मियाँ वाली कोर कमांडर का घर है, GHQ है। और ये अब आपने स्टेटमेंट भी सुन लिया कोर कमांडर्स की, वो कहते हैं आर्मी एक्ट के तहत इनको पकड़ के सजाएं दें, क्योंकि रिएक्शन तो वहाँ आएगा, क्योंकि सीधी सीधी आर्मी की बिल्डिंग सारों को चुन के निशाना बनाएगा। देखिए नदीम मलिक साहब, 70-75 सालों में कभी क्या ये वाक़यात हुए जो आज हमने देखे हैं?
एक दहशतगर्दों का हमला है, वो अलग बात है। एक दहशतगर्द ने हमला किया GHQ पर, TTP ने अटैक किया हमारी जी बिल्कुल, वो किया, दहशतगर्द हैं और वो डिक्लेयर्ड है। इसके बाद इसी तरह का एक दहशतगर्दों का हमला कायदे आज़म रेजिडेंसी पे हुआ। उसके बाद जिसने ये हमले किए, चुन चुन के किन चीज़ों को निशाने पे रखा गया, एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर और दफ़ाई तनसीबात और जो आपके असासे हैं स्टेट के, स्टेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हैं। अब सवाल ये है, हम बचपन से सुनते आ रहे थे ये, और इस पे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें रची जा रही हैं कई दहाइयों में, उनमें से सबसे बड़ा हदफ जो है वो फ़ौज है। आज हमने देख लिया, उस वक़्त तो हम सुनते थे इम्प्लोयन, मैंने और आपने एक दिन प्रोग्राम में पहले भी ये डिस्कस किया था, इम्प्लोड करने के लिए इंटरनली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी सिक्योरिटी, फौज को पहले हिट किया जाए, उसको तबाह, फौज को हिट किया जाए, पुलिस को हिट किया जाए। आपने देखा इससे पहले, कुछ दिन पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे उसमें सिर्फ थानों को हिट किया जा रहा था। क्या सब इत्तफाक है कि अब फौजी तनसीबात को चुन चुन के जो है वो जलाया गया? अच्छा, मैं ये पूछती हूँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बच्चे नहीं हैं, उनकी एक जो दुख्तर थी वो नहीं है और वो अब दुनिया में भी नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क में सबसे बड़े लावारिस हैं? क्या ये जो हम बैठे उनके नाम पे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस दे रहे हैं, उसका कोई वारिस नहीं है पाकिस्तान में? ये जिन्होंने ये काम किया, मैं आपसे थोड़ा सा इस पर वो करूँगी, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि जिन्होंने ये काम किया उनको पता नहीं था ये किसका घर है? क्या वो इतने बच्चे थे? क्या ये पता नहीं था कि मोहम्मद अली जिन्ना का घर है? और जिन्होंने उसको आग लगाई, मैं तो ये समझती हूँ उन सबको खड़ा करके जहाँ जहाँ वो रहते हैं, जो जो उनकी जायदादें हैं, उस पर तेल छिड़क कर इसी तरह उसको तीली दिखा दी जाए, ताकि इनके सामने इनके घर जले और इनको पता चले कि वो तकलीफ़ क्या होती है। दूसरी बात यह है कि इस बयानिए की जो है पाकिस्तान में बुनियाद किसने रखी आज से पहले? क्या हमारे लीडरान जान से नहीं गए? क्या इससे पहले किसी लीडर की पाकिस्तान में जो है वो कोई मुखासमत नहीं रही एजेंसी से, अफवाज से? क्या इस हद तक कोई गया? लोगों ने क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका हासिल न था? क्या जरदारी साहब के पास ये मौका नहीं था? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सबसे खतरनाक सूरत हाल थी जिस वक्त जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जो बातें आज से 2 दहाई पहले जो हैं बहुत इनको तकलीफ़ होती है, मैं तो कहूँगी जो हैं हमारे डॉक्टर इसरार साहब कह के गए, जो हकीम सईद साहब लिख के गए 2 दहाइयाँ पहले, वो लिख के गए, आज क्या वही नहीं हो रहा? कैसे महज इत्तफाक है कि वो 2 लोग जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो जो कुछ कह गए, जो कुछ लिख गए, आज 2 दहाइयों बाद उसी तरह उसी आदमी को चुना गया, उसको अडॉप्ट किया गया, उसको बिल्ड किया गया, उसको खिलाया पिलाया गया, दूध पे लाया गया सांप को, और उसको लाकर यहाँ बिठाया गया। और आज क्या आप और मैं जो देख रहे हैं ये वो प्रेडिक्शंस नहीं है जिस पे कभी हम हंसते थे कि पाकिस्तान के नक्शे बन रहे हैं, बदल रहे हैं? क्या नहीं हुआ? कश्मीर नहीं गया भारत के तसल्लुत में? क्या आपने सिर्फ कागज पे नक्शा इस आदमी ने बनाकर उस पर इक्तफा नहीं कर लिया कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमने कागज पे नक्शा बना के कश्मीर को साथ शामिल कर लिए? आसिफ किरमानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और ISPR का स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा उसकी मज़ीद तफसील पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि फ़ोरम ने बैरूनी तौर पर स्पॉन्सर शुदा, ये अल्फाज का चुनाव बड़ा सख्त है, फ़ोरम ने बैरूनी तौर पर स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा जंग पर भी तशवीश का इजहार किया, जिसका मकसद फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ शुरू किया गया, जिसका मकसद मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान और मुसल्लह अफवाज के रैंक एंड फाइल के दरमियान दराड़ पैदा करना है। ये वो इशू है जो हम प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जब किसी माशरे को तबाह करना होता है ना, तो आप उसकी फ़ौज को तोड़ते हैं, तकसीम करते हैं। ये हमने अरब स्प्रिंग के नाम पर बहुत सारे मुल्कों में होता देखा है, बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से ही किया गया था। आप ऐसी दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम प्रोपेगेंडा को पाकिस्तानी अवाम की हमायत से शिकस्त दी जाएगी, जो हर मुश्किल में हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहें। मैं इसकी मज़ीद पढ़ूंगा, लेकिन आसिफ साहब आपसे पहले इसका ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इसका जवाब लेते हैं जी। पहले ब्रेक ले लें, तफसील से इसका जवाब लेते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ किरमानी साहब, बहुत सख्त बयान है आर्मी की तरफ से कि आर्मी एक्ट के तहत, मुल्क में मुरवजा कवानीन के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मोस्ट लाइकली जो कोई रिटायर्ड लोग या और लोग जो इन फसादात के अंदर मुलव्वस होंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो भी उसका इतलाक भी होगा। आपका क्या रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर किरमानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब, मेरी गुजारिश होगी कि मुझे अब ज़रा 2 मिनट दीजिएगा। मैं कुछ 2-3 बड़ी अहम बातें करना चाहता हूँ इसी हवाले से। नंबर 1 के मैं जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आपने पढ़ के सुनाई है, मैं इससे 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ। माजरा ये है मलिक साहब कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा एक फ़िस्ताई और बलवाइयों की जमात ने एक कायदे फ़िस्ताइयत अल-मारूफ इमरान ख़ान की हिदायत के मुताबिक उन्होंने जिना हाउस पर हमला नहीं किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं किया, उन्होंने यादगार शहदाओं पर हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया है। और ये याद रहे मलिक साहब, सियासत अपनी जगह, पार्टी एफिलिएशन अपनी जगह, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये 23 करोड़ आवाम की रेड लाइन है, ये वे नादान भूल रहे हैं। और जहाँ ये आपने ISPR की बात की है, इसमें जैसे उन्होंने फ़ौरन गालबन मुझे जो समझ आई है कि फ़ौरन हैंड का भी जिक्र किया है, तो मैं इसलिए भी इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये देखिए एक शख्स है जिसका नाम है ज़ल्म खलीलज़ाद नामी एक शख्स है। आप देखिए वो तवातर के साथ क्या हज़ियान और मुग़ल्लिज़ात बकता है ट्विटर पर आकर, तो उसका क्या लेना देना जी। और सब लोग जानते हैं कि वो कौन है, उसका क्या किरदार है, और उस जैसे और लोगों को इस खित्ते में CPEC की मौजूदगी जो है वो बहुत नागवार गुजरती है। मैं ये समझता हूँ मलिक साहब कि इस वक्त जितनी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं अंदरूनी, जिन्होंने ये काम किया 9 मई को, जिन्होंने कायद-ए-आज़म का वो घर था जिस तरह उसको ताराज किया, जिस तरह कोर कमांडर हाउस को ताराज किया, GHQ जो हमारी प्राइड है, लाख इख्तलाफ हो सकता है आपको उनके माजी के पॉलिटिकल रोल से, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप अपनी फ़ौज पर चढ़ दौड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो सज़ाएँ तजवीज़ दी गई हैं आर्मी एक्ट के मुताबिक, इससे भी ज़्यादा अगर कोई सख्त सज़ाएँ हैं तो इन बलवाइयों और फिस्ताइयों को देना चाहिए। मलिक साहब, इन्होंने पाकिस्तान के वजूद पर हमला किया है, इन्होंने पाकिस्तान के वजूद को ज़ख्मी किया है। और जहाँ तक आपने ये फरमाया कि जी वो ख़वातीन थीं, बिल्कुल ख़वातीन का एहतराम हमारा मज़हब हमें सिखाता है, लेकिन यही मलिक साहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर फ़ातिमा जो जन्नत की कायद होंगी औरतों की, फरमाया कि अगर वो भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। जब एक जुर्म किया गया है उसकी वीडियोज़ ऑडियोज़ एक लामुतनाही सिलसिला मौजूद है और उसका हदफ एक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज। इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, ज़ाहिर है कुछ की शनाख्त हो रही है, कुछ पसे पर्दा हैं जो छुपे हुए हैं, जो सामने नहीं आ रहे, उन सब को कटहरे में लाया जाए। और पाकिस्तान की तरफ कोई भी अगर बैरूनी और अंदरूनी जो भी हाथ पड़ता है उसको हाथ को हमें काटना होगा, वरना फिर ये एक आपको आसिफ साहब इसका एक और पैरा है, मैं एक और पैरा आपको पढ़ के इसका सुनाऊंगा जो मेरे ख्याल में आप सारे जो क़यादत है पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की, उसको सर जोड़ के इसके ऊपर बैठना पड़ेगा और फ़ौज को के साथ मिल के इस हाल के लिए काम करना पड़ेगा और अदलिया को भी। वो पैरा क्या है? वो कहता है कि फोरम एम्फसाइज्ड नीड ऑफ नेशनल कंसेंसस among all stakeholders to address ongoing political instability at priority so as to restore public confidence, reinvigorate economic activity and strengthen democratic process. The forum also resolved to support all such efforts to reach this much needed consensus. किसी इत्तेफाक राय पहुंचने के लिए अदारे भी आपके साथ मिलें और एक हल की तरफ आएँ। ये बुनियादी नुक्ता है आसिफ साहब। मैं मलिक साहब इससे भी इत्तेफाक करता हूँ, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में कंसेंसस की ज़रूरत है और इदारों की डीपोलिटिसाइजेशन की ज़रूरत है। बदकिस्मती से मलिक साहब हमारे इदारे भी जो हैं गुज़श्ता 75 सालों से
उनमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है और जिसका नतीजा आप सब भुगत रहे हैं। मुझे ये मलिक साहब बताइए, मेरे जैसा बंदा, एक आम शहरी जिसके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के क़याम में कायद-ए-आज़म के कारकुनों के तौर पर हिस्सा लिया, मैं कोई जुर्म करता हूँ मुझे तो 1 सेकंड के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये क्या यहाँ एक फेवरेटिज्म चल पड़ा है कि आप घर बैठे ज़मानतें ले लेते हैं, आप गाड़ियों में बैठे ज़मानतें ले लेते हैं, आपको वेलकम किया जाता है और आपकी तमाम आराम और आसाइश को सामने मद्देनज़र रखा जाता है। ये क्या इंसाफ का तराजू जौन सा है, ये आप समझते हैं कि इस तरह फिर मुआशरे में कोई अमन सुकून आएगा? जाहिर है मलिक साहब, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, लेकिन जब भी आप देखिए अभी जो डायलॉग शुरू हुए PTI के और गवर्नमेंट के इलेक्शन के ऊपर, जैसे आपने फरमाया कि जुलाई की डेट कोई की तरफ सूरत हाल जा रही थी, उनको मुज़ाकरात को किसने फेल किया? इमरान खान ने किया। मैं समझता हूँ कि ये वो शख्स है इमरान खान, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का बाल ठाकरे है, मेरी बात याद रखिएगा। आपने उन माँ बाप को कभी पूछा जिन्होंने पिछले 1 साल से 2 साल से अपना पेट काट कर बच्चों के इम्तिहानों की तैयारियां करा रहे थे, हैवी ट्यूशन फीस दे रहे थे, जिनके कैम्ब्रिज के इम्तिहानात कैंसिल हुए, बच्चों के साल ज़ाया हो गए, कैरियर तबाह हो गए, चंद सालों में ये दूसरा तीसरा मौका है सर, बड़ा जालमाना काम हो रहा है पाकिस्तान में, हम बच्चों के मुस्तकबिल के साथ। आप मुझे बताइए कि आपकी जो आइंदा नस्ल है, आपकी वो नस्ल जिसने पाकिस्तान को संभालना है, आप तो उसका मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। मैं मलिक साहब समझता हूँ, मैं खुद डायलॉग का हामी था, डायलॉग मलिक साहब एक सेकंड आखिरी लफ्ज़, डायलॉग होते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस से, डायलॉग उनसे होते हैं जो आइन और कानून में यकीन रखते हैं, जत्थों से, असला बरदार लोगों से और गन पॉइंट पर जो करें बात, उनसे मुज़ाकरात नहीं होते, उनको सिर्फ और सिर्फ कुचला जाता है। फिरोज साहब, ये बयानात में अल्फाज के अंदर जो आपको तलखी है ना वो नज़र आती है। एक पैरा है उसका, वो कहता है फोरम ऑल्सो शोड कंसर्न ओवर एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड, अभी वो इसकी तरफ आसिफ किरमानी साहब भी इशारा कर रहे थे, एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड एंड इंटरनली फैसिलिटेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। ये बाकायदा ये ज़ल्मे के बयानात हैं, ये मैंने आपको इंडियन TV की रिपोर्ट्स बताई हैं, वो तो बता रही हैं कि चीफ़ के नीचे कमांड नहीं, उसके नीचे नहीं है, ये बाकायदा इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कह रहे हैं चीफ़ छोड़ दे। तो ये आपको नज़र आ रही है कि रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आप सारों को सर जोड़ना पड़ेगा। ये तबाही वाले रास्ते पर आप सारे चल रहे हैं, सारों को सर जोड़ना पड़ेगा। मलिक साहब बिल्कुल आपने ये बात सही फरमाई। देखें, हमारा जो निगरान सेटअप है उसका मैंडेट ये है कि मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर और टू हैव फ्री फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड एक देना, दिस इज़ आवर मैंडेट। तो उस हवाले से अगर आप देखें कि जो हालात इन्होंने वहाँ पे किए हैं, तो हमने थोड़ी बहुत जो रिस्ट्रेंट वहाँ पे शो की, अब ये दोबारा तो नहीं होगी। अब हमें पता है कि वहाँ पे किस तरीके से फैक्टर्स और किस तरीके से आर्मी को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया, पर्टिकुलरली उनके गेटों पे वहाँ पे गए, वहाँ कैंटोनमेंट पे भी हुआ, कैंटोनमेंट के ऊपर भी गए, फोर्स के बालासार किले के ऊपर गए, चकदरा फोर्ट पे गए। तो इन्होंने अब ये कोर कमांडर साहब के जिना हाउस आप मिसालें ले लें, आप जहाज़ ले लें अपना इमाम आलम साहब का, जो इंडिया ना गिरा सका तो उन्होंने वहाँ पे उसको जला दिया। आप इसमें देखिए ना कि ये जो आपकी जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो पाकिस्तान आर्मी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरीके से मिलाइन करना। पिछले दिनों आप देखें कि एक जनरल साहब जो हैं उनको बार बार ये मिसालें मिलाइन करते हैं, आप उनके क्रेडेंशियल्स देखें, वो उसी जनरल साहब की मिसाल आपको दे रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं इस वक्त हमारी इंस्टीट्यूशन को, और दूसरी तरफ आप देखें कि जो मिसालें अदलिया, पार्लियामेंट, हर चीज़ को इन्हीं हालात ने और इन्हीं चीज़ों ने ये इतना कन्फ्रंटेशनल जो है इस तरीके से ला के मिसालें खड़ा कर दिया है। तो कौम को इस वक्त सोचना चाहिए, सारों को सोचना चाहिए, सियासत अपनी जगह, हमारे मिसाले ओहदे अपनी जगह, ये मुल्क की सलामती रहेगी तो ये MNA होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ये चीज़ें होंगी, हमारा केयर टेकर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। और जब आप मुल्क की सलामती स्टेक पे लगा देते हैं, जब आप इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से वो कर देते हैं, अब उस दिन मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, मिसाल ही नहीं छोटी सी, उस दिन मैं गया, अब्दुल्ला साहब जो मेरे मिसालें अपने रेडियो पाकिस्तान की जो तीसरी छत से उन्होंने छलांग मारी, सारे उनको मिलने गए, तो उन्होंने मेरा, उनके आंखों में आंसू थे, तो मेरे से वो पूछते हैं कि जब मुझे पता है मेरा गुनाह क्या था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं उसको क्या इसका जवाब देता, तो मेरे पूरे जिस्म में वो हो गया कि मैं इसको, भाई इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूँ।
तो मैं इन अवानों से ये पूछता हूँ, ये इतने बड़े बड़े पार्लियामेंट में ये जो बैठे हैं, ये बड़े बड़े अवानों बड़े बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, इन कमरों के अंदर बैठे हैं, कि इस बंदे को जवाब दें, इसको बताएं, अपनी हर जजमेंट लिखने से पहले, अपने हर पार्लियामेंट के एक्ट पास करने से पहले, अपनी हर चीज़ को जो है वो करने से पहले इस मोहम्मद नसीर को बताएं कि इसके हाथ क्यों जले हैं, इस अब्दुल्ला को बताएं इसकी टांग क्यों टूटी है, वजह क्या थी, इसका गुनाह क्या था, और इन कल्प्रेट्स को जो है वो कटेरे में लाएं, जिस कानून के तहत भी लाते, और इनको सजाएं दी जाए। पलूशा, आप ये बयान सामने रखें तो आपको रिएक्शन ऑफिशियली फॉर्मली नज़र आ गया। अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगी कि आर्मी एक्ट इन्वोक करने की बात हो रही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक करने की बात हो रही है, तो अब आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा? ये तो बिल्कुल साफ़ है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लफ्ज़ लगा है वो फॉरेन हैंड है, एक्सटर्नली मोटिवेटेड। लिहाजा इसमें अब जो भी एक्ट लगाएंगे या जो भी होगा, उससे पहले उन तमाम लोगों से भी पूछना चाहिए जो इस शख्स को पाल पोस कर यहाँ तक लाकर उसके जो है अंदर जहर भरा, उसको इतनी ताकत दी, उसकी जो है सांप को दूध जो पिलाते रहे, क्या वो किसी एक्सटर्नल हैंड के जो थे वो आगे से सबूतकार नहीं थे? सीक्रेट एक्ट का तज़किरा है पलूशा, मैं इसको बहुत ज़्यादा टीवी पे बिल्ड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा तासुर यह है कि इंटरनल उनका जो कोई क्लीन अप वगैरह उन्हें करना पड़ेगा। देखिए बात सुनिए, चीफ साहब को खुद एक्ट करना पड़ेगा। बहुत रिटायर्ड लोगों को उबाल आया हुआ है ना, खाते उधर ही से हैं, पेंशन वहां से हर महीने लेते हैं। कभी इनमें से किसी ने कहा कि हमने पेंशन नहीं ली इस महीने, एहतजाजन जाते उन्हीं अस्पतालों में है, सारी फैसिलिटीज उठाते हैं आज तक। लेकिन वो अपनी मदर इंस्टीट्यूशन के पहले तो सबसे पहले उन सब की ये बंद करें ना पेंशन, उन सब की मरात बंद करें, उनके प्लॉट वापस लें, वो जो रकबे लेके बैठे हुए हैं वो वापस लें, वो वापस दें, वो जहां से भी उन्होंने लिए वो वापस किए जाएं, फिर देखिए उनके अंदर कितना उबाल रहता है। दूसरी बात, आप ये बताइए, अमेरिका के पेंटागन पे अटैक हुआ 9/11 में, कितनी दिहाइयां पूरी दुनिया जला दी अमेरिका ने, जलाई कि नहीं जलाई? बिल्कुल। कहीं छोड़ा किसी को? नहीं। तो आप हम ये कैसे बिल्ड कर रहे हैं, ओह इसने तो नहीं किया था, मैं तो वर्गलाया गया, मैं तो वर्गलाई गई, ये सब बकवास है। हमारे 80-90 हज़ार लोग शहीद हो गए जिनका ताल्लुक ही नहीं था। नहीं था, उन्होंने अपना बदला लिया। हर गैरतमंद कौम ये करती है। इंडिया में होता तो वो क्या करते, छोड़ देते? उन्होंने आके बालाकोट में मारे नहीं थे, पठानकोट में हमला कर दिया, जानते बूझते कि ये भी एटमी पावर है और रिएक्शन आएगा, कर दिया। तो हम लोग क्या इतने कमजोर हैं? क्या इतनी मतलब हमारी अंदर सकत नहीं कि हम अपने इदारे, अपनी फौज को जो है इस तरह इन बलवाइयों के हाथों छोड़ दें? क्यों भाई? बात यह है कि डर्टी हैरी वो नहीं है जो इमरान खान ने ये इसकी दाग बेल डालने वाला इस मुल्क में इमरान खान है। ऑफिसर्स को नाम ले लेकर जो है मलाइन करना, डर्टी हैरी वो नहीं है जिसके लिए तुम कहते हो तुम डर्टी इमरान हो, तुम सबसे बड़े गंदे किरदार हो इस मुल्की सियासत के, इसमें कोई शख्स नहीं। और जो अब्दुल्ला साहब है जिनका जिक्र कर रहे हैं मिनिस्टर साहब, उनके लिए तो पैगाम है कि वो फिक्र न करें, उनके हाथ में एक डंडा देना चाहिए। और जिसने वो बलवाई ने तोड़ा, उन 30 हाथों को वो तोड़े उन डंडों से, और जिसके हाथ जले हैं वो उसी तरह तेल लेके पेट्रोल बम उन 30 हाथों को जलाए, फिर तो होती है बिल्कुल आइंदा के लिए सबकी सरकोबी। वरना जो वायरस इमरान खान प्लांट कर है, पूरे मुल्क को जला के कहता है मुझे गिरफ्तारी का डर है, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। भाई तुम हो कौन? क्या हुआ? तुम गिरफ्तारी से बाहर निकले, तुम्हारा एक बाल भी बांका हुआ? तुमने पूरा मुल्क जलवा दिया। और अब ये कहते हैं आपको और मुझे गुस्सा चढ़े, क्या हमारे जहन में आता है हम चले अपने मुल्क की दफाई तनसीबात जला दें? कितने पाकिस्तानियों को है? कोई भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी तबाह करने का हक कौन देता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को गुस्सा है, इन्होंने अपना आप जला दिया। अरब स्प्रिंग में एक शख्स को गुस्सा चढ़ा, जहां से शुरू हुई, उसने अपने आप और अपने ठेले को आग लगाई, जहां से पूरे यमन से जहां से स्टार्ट हुआ है। लिहाजा एक बात आखिर में कहूं, जो बिच्छू का बच्चा होता है ना, उसकी खसलत होती है माँ की पीठ पे चढ़ जाता है और उसको उस वक्त तक खाता रहता है, डांक मारता रहता है जब तक वो मर ना जाए। ये वही खसलत वाले बिच्छू के बच्चे हैं। आसिफ साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं बस सर 2 गुजारिशात वेरी क्विकली करना चाहता हूँ कि दरअसल इस मुल्क में जो असल इश्यूज़ हैं
उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जो मिडिल क्लास और गरीब है, जिनके लिए जिन्हों ने ये मुल्क बनाया था, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, असल ये इशूज़ हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन, जिसमें सरे फहरिस्त जो दुश्मन नंबर 1 है उसका नाम है इमरान खान, ये पाकिस्तान का मसुलिनी भी है, ये ब्लैक शर्ट्स वाले हैं, ये कायदे फिस्तायत है। इन लोगों को रोकना होगा, वरना ये पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएंगे। और आखिरी बात मलिक साहब, मैं ये बड़े अदब से अर्ज़ करता चलूँ कि अगर इस दफ़ा किसी तरह का भी उन लोगों से जिन्होंने ये नज़रियातिश की हैं चीज़ें, जिन्होंने आग लगाई है, जिन्होंने तबाही बर्बादी इस मुल्क में फैलाई है और पाकिस्तान के फ़वाज को निशाना बनाया है, अगर उनसे इस दफ़ा किसी किस्म की कोई मफामत की गई, कोई लीनियंट व्यू लिया गया, तो याद रखिए ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौजों के साथ कुर्बानियों के साथ, उनके साथ ज़्यादती होगी, शहादतों के साथ कुर्बानी होगी। और जब तक मैं समझता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस मुल्क में ये आग और खून का खेल जिसको शुरू किया है, ये शुरू उन्होंने किया है। और इंशाल्लाह 23 करोड़ अवाम अपनी पाक फ़ौज के साथ मिल के इस खेल को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और मेरा ज़ल्मे जो खलीलज़ाद नामी शख्स है और फिरोज़ जमाल शाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।